पिछले क्लास में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट अब हम tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है tan इनवर्स एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड, यानी इसमें x कैन बी एनी रियल नंबर। x इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसलिए इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को पूरा कवर करेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोई बाउंड्री नहीं है, यानी ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप ग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखोगे लेफ्ट से राइट की तरफ, इसका रेंज होता है tan इनवर्स एक्स का -π/2 टू π/2 ओपन ऑन बोथ साइड्स। तो इसलिए जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे tan इनवर्स एक्स का, तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कवर करेगा -π/2 से π/2 तक, बट ओपन है -π/2 एंड π/2 पे। दैट मीन्स कि ग्राफ कभी भी π/2 के लेवल को रीच नहीं करेगा, π/2 से नीचे ही रहेगा हमेशा ग्राफ। -π/2 एंड π/2 के बीच में होगा। इसका जो अपर बाउंड्री होगा वो π/2 के लेवल पे होगा, जो लोअर बाउंड्री होगा वो -π/2 के लेवल पे होगा, बट इस बाउंड्री को टच नहीं करेगा ये π/2 और -π/2 को। साथ में हमने इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पहले दिखाया हुआ आपको ड्राइव करके। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव है इसका ये ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, यानी जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ होगा कैसा। जैसा कि मैंने कहा कि जो इसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को तो पूरा कवर कर रहा होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, लगातार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ग्राफ जाएगा। बट रेंज इसका -π/2 से π/2 तक है, तो जो इसका अपर बाउंड्री होगा ये π/2 के लेवल पे होगा, और जो लोअर बाउंड्री है इसका ये -π/2, ये -π/2। ना देखो, x को अगर 0 रखा जाए तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। tan इनवर्स 0 0 होता है, और जैसे जैसे हम x को 0 से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे tan इनवर्स का ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 को अप्रोच करता है, π/2 बनता नहीं है। तो ग्राफ ओरिजिन के लेवल से शुरू होगा और ऐसे π/2 को अप्रोच करेगा, π/2 को मिलेगा नहीं जाके। जो आपने π/2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है उस लाइन को यह ग्राफ कभी मिलेगा नहीं, उसके क्लोज होता चला जाएगा। यानी जब आप बहुत ही इन्फिनिटी की तरफ चले जाओगे राइट साइड पे, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर जाएंगे, बट स्टिल कभी मिलेंगे नहीं। और जब इधर आएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये -π/2 को अप्रोच करेगा ऐसे। 0 पे इसका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह कॉन्केव डाउन है, यानी नीचे की तरफ खुला हुआ है, और
थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉन्केव अप है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। जीरो जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, जिस पॉइंट पे। तो जीरो पे चूंकि इसका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है तो जीरो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर हो गया सभी को ये? तो ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जो रेड वाला आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। जीरो से शुरू होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ π/2 को अप्रोच करेगा। जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ग्राफ माइनस π/2 को अप्रोच करेगा। इसकी लोअर बाउंड्री माइनस π/2 पे है, अपर बाउंड्री π/2 पे है। इन दोनों में से किसी भी बाउंड्री को ग्राफ टच नहीं करेगा, इसके क्लोज होता जाएगा बट टच नहीं करेगा। एक्चुअली ये वाला जो लाइन है जो हमने π/2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू π/2 है, और ये जो माइनस π/2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू माइनस π/2 है। ये जो दो लाइन्स हैं ये tan इनवर्स एक्स के एसिम्टोट्स हैं। एसिम्टोट्स कहते हैं हम उस लाइन को जो किसी कर्व को कभी मिलता नहीं है, बट जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, अगर कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाए, इतना कम हो जाए कि ऑलमोस्ट मिलते हुए दिखें, तो हम कहेंगे कि जो लाइन है वो कर्व का एसिम्टोट है। लाइन को कर्व का एसिम्टोट कहते हैं अगर लाइन एंड कर्व एक दूसरे से इन्फिनिटी पे मिलते हुए दिखें, इन्फिनिटी वाले साइड पे या माइनस इन्फिनिटी वाले साइड पे। तो जैसे यहाँ पे इस कर्व के दो एसिम्टोट है, tan इनवर्स एक्स का दो एसिम्टोट है, एक तो y इक्वल टू π/2 इसका एसिम्टोट है और एक y इक्वल टू माइनस π/2 इसका एसिम्टोट है। क्लियर हो गया ये? अगर आपसे कोई पूछे कि tan इनवर्स एक्स के कितने एसिम्टोट्स हैं तो आप कहोगे tan इनवर्स एक्स के दो एसिम्टोट्स हैं। कौन कौन से? y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू माइनस π/2। ये tan इनवर्स एक्स के दो एसिम्टोट्स हैं। एसिम्टोट्स कहते हैं किसको है? तो एसिम्टोट उस लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे मिलता हुआ दिखता है। एक्चुअल में मिलता नहीं है, मिलता हुआ दिखता है, यानी जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, कर्व और लाइन अगर एक दूसरे के क्लोज होते जाएं और इतने क्लोज हो जाएं कि ऑलमोस्ट टच कर जाएं, तो हम कहेंगे कि जो लाइन है वो कर्व का एसिम्टोट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए। Find the number of solutions. Find the number of solutions of the equation. Of the equation. Number of solutions of the equation tan inverse x is equal to mod of x minus 3। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस? टू tan इनवर्स x का और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का। यानी हम ये दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। और जितनी बार ये दोनों ग्राफ मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे सिंपली। अब अगर मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करूं तो tan इनवर्स x का ग्राफ तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसी को यूज़ करेंगे ना। मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मॉड x का ग्राफ होता है ये वी शेप में होता है, ऐसे। ये मॉड x का ग्राफ है और इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन पे होता है। ये पॉइंट 0 0 है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड x का। टर्निंग पॉइंट इसका ओरिजिन पे। मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ भी सेम इसी शेप में होगा, वी शेप में ही, बट इसका टर्निंग पॉइंट 3, 0 पे हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें जब x को 3 रखोगे
तो वाई ज़ीरो बनेगा, x3 रखने पे वाई ज़ीरो होगा। तो मॉड ऑफ x माइनस थ्री का ग्राफ भी वी शेप में ही रहेगा, टर्निंग पॉइंट 3,0 पे चला जाएगा और ये वाला लाइन होगा। तो अब अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये पॉइंट हो गया से 3,0, एक ब्रांच इसका ऐसे ड्रॉ होगा इधर और एक ब्रांच ऐसे ड्रॉ होगा इधर। तो ये जो है वी शेप में जो मैंने ब्लू ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मॉड ऑफ x माइनस थ्री है। एक्चुअली अगर आप दोनों ब्रांच की अलग अलग इक्वेशन लिखना चाहोगे तो ये वाला इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और इधर वाला होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस थ्री। जैसे जब आप y इज इक्वल टू मॉड x लेते हो तो राइट वाला होता है y इज इक्वल टू एक्स और लेफ्ट वाला होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ऐसे ही मॉड x माइनस थ्री लोगे तो राइट वाला होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और लेफ्ट वाला होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस थ्री। बड़ा क्लियर है कि ये दोनों ग्राफ दो पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, दो बार मिल रहे हैं, से एक ए पे मिल रहे हैं एक बी पे मिल रहे हैं। तो ए एंड बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे यही इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। The given equation has two solutions. Clear? Next लिखो, find the number of solutions. Find the number of solutions of the equation x square minus 2x minus 3 minus tan inverse x. X square minus 2x minus 3 minus tan inverse x is equal to 0. बल्कि आप थोड़ा सा चेंज करिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस। चेंज किया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस टेन इनवर्स एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन करोगे।
देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फिर से हमें दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और दूसरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और सिंपली हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ तो अभी हमने देखा ही है। नो क्वाड्रेटिक का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक जब भी दिखे तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। ये याद रखें कि जब भी आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना हो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले भी बता चुका हूँ, ये तीसरी चौथी बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर y इज इक्वल टू ए क्वाड्रेटिक इन x है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a इसमें अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसे, और अगर a नेगेटिव है तो ये ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला होगा। a अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड। और वर्टेक्स जो इस पैराबोला का होता है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4। ये सारी बातें याद रखा करें। जब भी क्वाड्रेटिक दिखे तो एक बात तो दिमाग में बिठा लें कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला है। अगर a पॉजिटिव तो अपवर्ड है, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड है। और अगर हेलो, नमस्कार जी। हम्म। क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया उसको? चेक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। ये बात दिमाग में बिठा लो फिर से। ये अभी आपने पिछले 2-3 महीने में ही इस रिज़ल्ट को तीसरी चौथी बार यूज़ किया है और ये कोई आखिरी बार नहीं है। आगे भी हम इसको बहुत बार यूज़ करेंगे, जगह जगह पे आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक। तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ जो हमें गिवन है। जो हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, इसको अगर देखें तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इसमें 1 है, बी इसमें 2 है और सी इसमें 3 है। तो अगर मैं इसका वर्टेक्स चेक करूं, तो अभी मैंने कहा कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -2/2 -b/2a। और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 4 - 12 यानी -8, तो -d/4a यानी 8/4। तो वर्टेक्स इसका -1, 2 पे है। इसका वर्टेक्स है -1, 2 पे। क्या बोला मैंने? x कोऑर्डिनेट -b/2a, y कोऑर्डिनेट -d/4। आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे a1 है, b2 है और c3 है। a को 1 और b को 2 रखोगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहा है -1, और -d/4a निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहा है 2। वैसे अगर आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाए तो y कोऑर्डिनेट आप सीधा इसमें रख के भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया, वर्टेक्स का -1 है, अगर आप पैराबोला में x की जगह पे -1 रख दो तो y मिलेगा 1 - 2 + 3। अगर x की जगह पे -1 रख दूँ तो y हो जाएगा 1 - 2 + 3 यानी y मिलेगा 2। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट तो आप सीधा x वाली वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं ग्राफ पे। ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है।
तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ हमें क्या ड्रॉ करना है? दूसरा ड्रॉ करना है एक पैराबोला। कैसा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है? -1, 2 पे है। -1, 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं वर्टेक्स है। तो जो पैराबोला का वर्टेक्स है उसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो यहाँ पे कुछ पैराबोला का वर्टेक्स है -1, 2। ध्यान रहे 2 का जो लेवल होगा वो π/2 से ऊपर होगा। π/2 की वैल्यू होती है 1.57, -1, 2 ऊपर है। और ये हमारा पैराबोला है, ऐसे अपवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स इसका -1, 2 पे है और पैराबोला अपवर्ड है। बड़ा ऑब्वियस है कि ये पैराबोला tan इनवर्स x को मिल ही नहीं रहा है, यानी इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। कोई इंटरसेक्शन नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सभी को? अगर यही -1, 2 पे वर्टेक्स लेकर हमने डाउनवर्ड पैराबोला अगर ड्रॉ किया होता है, नीचे की तरफ लेकर आए होते पैराबोला को, तो फिर 2 सॉल्यूशन हो जाते अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड रहता तो। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। tan इनवर्स x की तरह ही कॉट इनवर्स x में भी x कैन बी एनी रियल नंबर, यानी इसका भी ग्राफ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी थ्रू आउट ड्रॉ होगा। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, -इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। y लेकिन इसका जो है रेंज होता है कॉट इनवर्स का 0 to π। तो अगर हम ग्राफ को वर्टिकल देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ग्राफ 0 और पाई के बीच में ही रहना चाहिए। यानी जो लोअर लेवल होगा ग्राफ का वो 0 का लेवल होगा, जो अपर लेवल होगा वो पाई का लेवल होगा। लेकिन ध्यान दें कि 0 और पाई पे चूँकि ओपन है तो 0 वाले लेवल और पाई वाले लेवल को ये ग्राफ टच नहीं करेगा, यानी ये एजिम्प्टोट बनेंगे। एक एजिम्प्टोट बनेगा 0 के लेवल पे यानी x एक्सिस, और एक एजिम्प्टोट बनेगा पाई के लेवल पे y इज इक्वल टू पाई। इसके भी 2 एजिम्प्टोट्स होंगे। और इसका जो डेरिवेटिव होता है कॉट इनवर्स x का, ये वही होता है जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है बट माइनस साइन के साथ। तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, डिक्रीज होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ होता कैसा है। ग्राफ 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये मान लो पाई का लेवल है। ये लेवल है पाई का, यानी ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू पाई है। और 0 वाला लेवल तो x एक्सिस हो गया, तो इन्हीं दोनों के बीच में। तो ये 2 इसके एजिम्प्टोट हैं। एक एजिम्प्टोट रहेगा पाई के लेवल पे जो y इज इक्वल टू पाई है, और एक 0 के लेवल। नाउ ग्राफ हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं? कॉट इनवर्स x का। कॉट इनवर्स 0 होता है π/2, यानी x को 0 रखोगे तो y π/2 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, π/2। अब देखो अगर कॉट इनवर्स x में x की जगह पे 0 रखो
तो कॉट इनवर्स 0 बनता है π/2। तो ग्राफ वाई एक्सिस को मिलेगा 0 π/2 पे। और चूंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है तो जैसे जैसे यहाँ से हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा होगा और एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, एक्स एक्सिस को मिलेगा नहीं, एक्स एक्सिस इसका एसिम्टोट है। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे ग्राफ एक्स एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, बट एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा जाकर, एक्स एक्सिस इसका एसिम्टोट बनेगा। और जब इधर जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो ग्राफ ऐसे इधर पाई को अप्रोच करेगा ऐसे। तो ये ग्राफ है ऐसे। और जो 0 π/2 है ये वाला पॉइंट, यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को देखो तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये कॉन्केव अप है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ है वो कॉन्केव डाउन है, नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो कॉन्केविटी चेंज हुआ है 0 π/2 पे। तो 0 π/2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर सभी को? tan इनवर्स एक्स की तरह ही इसके भी दो एसिम्टोट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि cot इनवर्स एक्स के कितने एसिम्टोट्स होते हैं तो इसके दो एसिम्टोट्स हैं। कौन कौन से? तो एक तो एसिम्टोट इसका एक्स एक्सिस है यानी y = 0 है, और एक एसिम्टोट इसका y = पाई है, जो पाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, एक एक्स एक्सिस और एक पाई। इन दोनों में से किसी भी लाइन को ये ग्राफ टच नहीं करेगा जाकर, बट ये क्लोज होता जाएगा। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ तो ग्राफ एक्स एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, और जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो ग्राफ पाई के क्लोज होता जाएगा। क्लियर? चलो लिखो क्वेश्चन। Find the number of solutions of the equation cot inverse x plus x square minus 2x minus 4 is equal to 0। आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। चलो देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो y = cot इनवर्स x और दूसरा y = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। cot इनवर्स x और दूसरा y = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ध्यान से देखो, अब दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है। एक तो cot इनवर्स x ड्रॉ करना है, वो ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा अभी आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक है, y = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा y = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का, वो ऐसे एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा ना। इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। देखो यहाँ पे a -1 है, b 2 है, c 4 है, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। माइनस बी हो गया -2, 2a, 2 × -1, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है। राइट? बोलो ठीक है ये? और जब x को 1 रखोगे क्वाड्रेटिक में, x को 1 रख के देखो तो y मिलेगा 5।
तो इसका वर्टेक्स 1,5 पे, x को 1 रख के देख लो सिंपली। अगर आप इस वाली इक्वेशन में x को 1 रखोगे तो y 5 मिल जाएगा। तो वर्टेक्स इसका 1,5 पे। ये बात क्लियर है सभी को? नॉन की क्या? हाँ, तो -d/4 है, निकाल के देखो, यही आएगा, 5 आएगा, -d/4 d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो -d/4 भी निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि इसका d कितना आएगा, इसका d आएगा b² विच इज 4ac + 4 एंड देन +16 और 4a, 4 × -1, तो वही आ रहा है 5। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये हमारा ये हमने cot इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है। कैसा पैराबोला ड्रॉ करना है? डाउनवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स कहाँ पे लेना है? 1,5 पे। 1,5 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काफ़ी ऊपर होगा, पॉइंट इधर कहीं होगा। ये पॉइंट सपोज 1,5 है। बोलो क्लियर? और यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया 1,5 पे वर्टेक्स ले। बड़ा क्लियर है कि ये पैराबोला और cot इनवर्स x 2 बार मिलेंगे, कि पैराबोला जो है वो रुका तो नहीं ना, वो नीचे चला आ रहा है, ये नीचे चला आ रहा है, तो ये आके नीचे इधर कट करेगा। बोलो क्लियर है? तो 2 सॉल्यूशन हो गए, एक तो इधर हो गया a पे और एक इधर हो गया b पे। तो दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व sin inverse x greater than cot inverse x। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए। sin इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x करोगे। देखो, ग्राफ से इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब ये होता है, पहले भी बताया मैंने, कि अगर आपको सॉल्व करना हो f(x) ग्रेटर देन gx, तो वो इंटरवल आपका सॉल्यूशन होगा जहाँ पे f(x) का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर होगा। जो बड़ा है वो ऊपर होना चाहिए, जो छोटा है वो नीचे होना चाहिए। तो हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का, और वो वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे साइन इनवर्स x का ग्राफ कॉट इनवर्स x के ऊपर रहेगा। साइन इनवर्स x बड़ा है। तो अब ज़रा दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। यही वापस चलते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉट इनवर्स x ड्रॉ किया हुआ है, तो सिर्फ साइन इनवर्स x ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा ग्राफ है किसका? कॉट इनवर्स x का। अब यहाँ पे ज़रा साइन इनवर्स x ड्रॉ करो। आपने लास्ट क्लास में साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा था। साइन इनवर्स x का जो अपर लेवल होता है ये 1,π/2 पे होता है, और इधर जो लोअर होता है वो -1, -π/2 पे। ऐसे होता है साइन इनवर्स x का। बोलो क्लियर? बोल भी दीजिए। तो ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। जो अपर एंड होता है इसका
वो 1, π/2 पे होता है, और लोअर एंड जो होता है ये -1, -π/2 पे होता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों सिर्फ एक बार ही मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होगा, पहले तो ये पॉइंट देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट होगा, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स के ऊपर है, और चूंकि साइन इनवर्स एक्स 1 के आगे तो जा ही नहीं सकता, तो ये जो मैक्सिमम लेवल है ग्राफ का ये 1 तक है, ये 1 का लेवल है। और ये वाला पॉइंट सपोज अल्फा है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट से अल्फा है। तो अल्फा से लेकर 1 तक अगर हम देखें तो अल्फा से लेकर 1 तक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स से ऊपर है, क्योंकि ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है, रेड वाला ग्राफ नीचे। बोलो क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो अल्फा से 1 तक, लेकिन अल्फा निकालना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा कि कहाँ पे ये मिल रहे हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब दोनों को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में ही लिख दूं तो ये तो साइन इनवर्स एक्स में है ही, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कॉट इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे तो कॉट होता है b/p, कॉट इनवर्स एक्स है तो ये x/1 है, यानी इसका बेस x है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज आएगा इसका √1 + x², साइन होगा p/h, तो p/h यानी 1/√1 + x²। बोलो क्लियर? अगर इसको भी साइन इनवर्स में ही बदल दूं, कॉट इनवर्स एक्स को, तो ये साइन इनवर्स 1/√1 + x² हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कॉट b/p साइन p/h, तो p तो 1 हो गया, h हो गया, दोनों तरफ से अब साइन इनवर्स हटा दें तो x इज इक्वल टू 1/√1 + x² हो गया। स्क्वायरिंग कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x² × 1 + x² 1 हो गया। स्क्वायरिंग किया और साथ साथ क्रॉस किया। अगर थोड़ी देर के लिए x² को t बोल दो तो t × 1 + t 1 हो गया। एक तरफ ले आओगे तो t² + t - 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओगे तो t मिलेगा -1 ± √5/2, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से। t हमने किसको बोला है? x² को। x² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ दे रहे हैं, तो x² हो गया √5 - 1/2। t की जगह पे रख दिया x², और नेगेटिव वाली वैल्यू इसलिए छोड़ दी है कि x² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से x मिल गया हमें √5 - 1/2। वैसे x की दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस, बट हम सिर्फ प्लस वाला इसलिए ले रहे हैं कि हम देख चुके हैं कि जो हमारा इंटरसेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x पॉजिटिव है। तो देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ था? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो x की वैल्यू निकली है यही अल्फा हो गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अल्फा बोल रहा हूँ, तो ये अल्फा हो गया। अल्फा हो गया √5 - 1/2। तो हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा? हमारा जो आंसर है वो अल्फ़ा से लेकर 1 तक है। अल्फ़ा से लेकर 1 तक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी ब्लू वाला ग्राफ रेड वाले ग्राफ से ऊपर है, तो इसलिए आप फाइनल आंसर जो लिखोगे वो ये लिखोगे कि x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू 1। अल्फ़ा पे ओपन, 1 पे क्लोज, चूँकि 1 पे भी जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स से ऊपर है। और अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो इसमें। अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा है √5 - 1/2 टू 1। इधर ओपन है, अल्फ़ा वाले साइड पे ओपन है। ये आंसर हो गया। तो x की वैल्यू होगी √5 - 1/2 से लेकर 1 तक। समझ में आया ये?
नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x। हो गया नोट सभी का? बोल दो। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। जैसा कि आपको मालूम है सेकंड इनवर्स x डिफाइंड होता है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। In fact, secant inverse x is not defined between minus वन एंड वन। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x माइनस वन से वन तक डिफाइंड होते हैं, माइनस वन और वन के बीच में डिफाइंड होते हैं। सेकंड इनवर्स x और कोसेकंड इनवर्स x माइनस वन और वन के बीच में डिफाइंड नहीं होते, ये या तो माइनस वन के नीचे डिफाइंड होंगे या वन के आगे डिफाइंड होंगे, और इसलिए इसके दो ब्रांचेज होंगे। एक ब्रांच होगा इसका जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में होगा, और दूसरा ब्रांच होगा जो वन से इन्फिनिटी में होगा। यानी माइनस वन और वन के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, बीच में गैप रहेगा। एक ब्रांच माइनस वन के नीचे ड्रॉ करेंगे और एक वन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ ब्रेक होगा, दो ब्रांचेस बनेंगी, एक माइनस वन के नीचे और एक वन के आगे। और रेंज इसका जैसा कि आपको मालूम है सेकंड इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। रेंज में पूरा रियल नंबर होता है 0 से पाई तक, पाई बाई टू छोड़कर, पाई बाई टू रेंज में नहीं है। और जैसा कि हमने देखा हुआ पहले कि इसका जो डेरिवेटिव होता है सेकंड इनवर्स एक्स का, ये मैंने ड्राइव करके भी दिखाया था, सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। मॉड लगा होता है वन ओवर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ऑब्वियसली डेरिवेटिव इसका थ्रू आउट पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि इसके दोनों ब्रांचेज इंक्रीजिंग ब्रांच होंगे, यानी दोनों ब्रांच को जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ देखोगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ होता कैसा है। ये मान लो पाई का लेवल, तो ग्राफ इसी बीच में होगा 0 और पाई के बीच में, बट पाई बाई टू इसके रेंज में नहीं है। ये मान लो पाई बाई टू का लेवल है, ये जो लेवल है ये y इज इक्वल टू पाई बाई टू है, तो रेंज में पाई बाई टू नहीं है, यानी ग्राफ इस लेवल को टच नहीं करेगा पाई बाई टू वाले। दो ब्रांचेस होंगे इसके, एक ब्रांच होगा जो वन से आगे होगा और एक होगा जो माइनस वन से नीचे होगा। माइनस वन और वन के बीच में इसका कोई ब्रांच नहीं है, पहले वन से आगे वाला ले रहे हैं, तो सेकंड इनवर्स वन होता है 0, ये पॉइंट 1,0 है, क्योंकि सेकंड इनवर्स वन की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इसमें y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x में x को 1 रखोगे तो y 0 मिलेगा, सेकंड इनवर्स 1 इज 0, तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी यही 1,0 से ग्राफ शुरू होगा और इधर ऐसे इंक्रीज करता हुआ ऐसे पाई बाई टू को अप्रोच करेगा। पाई बाई टू इसका एजिम्टोट है, जो y इज इक्वल टू पाई बाई टू है वो एजिम्टोट है, इसको मिलेगा नहीं जाकर। क्यों नहीं मिलेगा? चूंकि पाई बाई टू रेंज में नहीं है, इसका रेंज है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, तो पाई बाई टू वाले लेवल को ग्राफ टच नहीं करेगा। पाई बाई टू वाला जो लेवल है जो y इज इक्वल टू पाई बाई टू है, ये इसका एसिम्टोट है। ये तो होगा राइट वाला ब्रांच जो वन के आगे होगा, नो माइनस वन के नीचे, तो सेकंड इनवर्स माइनस वन होता है पाई, ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा पाई, दिस पॉइंट। और इधर जैसे जैसे आएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, फिर से इधर पाई बाई टू को अप्रोच करें, ये दूसरा ब्रांच होगा। तो ये इसके दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो 1,0 से शुरू होगा और इंक्रीज करता हुआ
पाई बाई 2 के लेवल की तरफ जाएगा। और दूसरा ब्रांच है -1 कॉमा पाई पे, -1 कॉमा पाई इसका अपरेंट है, और इधर इन्फिनिटी वाले -इन्फिनिटी वाले साइड पे फिर से ये पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। क्लियर हुआ ये? तो आगे से कभी भी सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको दो ब्रांचेस ड्रॉ करना है। एक 1 के आगे वाला जो हो गया वो 1,0 से शुरू करोगे और इंक्रीज करते हुए ले जाओगे पाई बाई 2 की तरफ। y इक्वल टू पाई बाई 2 दोनों ब्रांचेस के एसिम्प्टोट हैं। जो लेफ्ट साइड वाला ब्रांच है वो -1 पाई से शुरू होगा और इधर जब जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो डिक्रीज करता हुआ ऐसे पाई की तरफ आए, पाई बाई 2 की तरफ आएगा। वैसे अगर आप दोनों ब्रांच को लेफ्ट से राइट की तरफ देखोगे तो दोनों ब्रांचेस इंक्रीजिंग हैं। जो राइट वाला ब्रांच है वो 1,0 से शुरू हुआ बढ़ता हुआ पाई बाई 2 की तरफ गया। जो लेफ्ट वाला ब्रांच है वो पाई बाई 2 के लेवल से शुरू हुआ बढ़ता हुआ पाई के लेवल तक गया। बट एज ए होल ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि लेफ्ट वाला ब्रांच इंक्रीज करता है, पाई के लेवल तक जाता है एंड देन सडन डिप हो जाता है। दोबारा जो शुरू होता है वो नीचे से शुरू होता है 1,0 से और फिर ऐसे बढ़ता है। यानी आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसे इधर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, और जो दूसरा ब्रांच शुरू हुआ वो नीचे से शुरू हुआ, फिर इधर कहीं शुरू हुआ दूसरा ब्रांच। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन लिखेंगे। Find the number of solutions. Find the number of solutions of the equation mod x is equal to secant inverse x. इसके कितने सॉल्यूशन बोल रहे? y इज इक्वल टू मॉड x और y इज इक्वल टू secant इनवर्स x। दोनों ग्राफ ड्रॉ करो। secant इनवर्स तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मॉड x बार बार बोल रहा हूँ, मॉड x वी शेप में होगा। एक ब्रांच इसका इधर जाएगा वी शेप में, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, और एक ब्रांच इधर जाएगा y इज इक्वल टू -x। बल्कि ये थोड़ा सा और नीचे ही की तरफ रहेगा ऐसे। बोलो क्लियर है? तो बड़ा क्लियर है कि ये जो है मॉड एक्स और सेकंड इनवर्स एक्स सिर्फ एक बार मिलेंगे, इधर वाले ब्रांच को मिलेगा, यहाँ पे से ये ए पॉइंट है, तो एक पॉइंट सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राइट वाले ब्रांच के साथ तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा y इज इक्वल टू एक्स का। लेफ्ट वाले ब्रांच को ये ए पॉइंट पे मिल रहा है, तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the domain and range of the function fx is equal to under root secant inverse x minus pi by 3। इस फंक्शन का डोमेन बताएं और रेंज बताएं। द फंक्शन इज डिफाइंड, और चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो डिफाइंड तभी होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे fx is defined if
secant inverse x minus pi by 3 greater than or equal to। ये बात क्लियर है? बड़ा ऑब्वियस है, चूंकि स्क्वायर रूट है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये इनइक्वलिटी मिल रहा है कि secant इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 3। तो अब हमें देखना है कि secant इनवर्स x पाई बाई 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा इंटरवल होगा जिसमें secant इनवर्स x पाई बाई 3 या उससे ऊपर होगा? तो ध्यान से सुनिए, secant इनवर्स x पाई बाई 3 के ऊपर कब होगा? तो पहले आप देखो कि अगर secant इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3 होता तो x क्या लिखते? अगर secant इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3 होता तब तो x लिखते secant पाई बाई 3। secant 60 डिग्री होगा 2। तो अगर secant इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3 होता तो x 2 के इक्वल होता, secant 60 डिग्री। चूंकि secant इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो पहले चूंकि secant इनवर्स x का दो ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस को अगर हम देखें, दो ब्रांच है ना secant इनवर्स x का, तो पहले राइट वाले ब्रांच को अगर देखें, जब x पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए? secant इनवर्स x पाई बाई 3 से ऊपर चाहिए। तो अगर मैं पाई बाई 3 पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मैंने पाई बाई 3 पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। और अभी हमने देखा कि secant इनवर्स x पाई बाई 3 कहाँ पे बनता है? 2 पे बनता है। क्योंकि अगर secant इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3 लेंगे, इक्वेट करेंगे अगर, तो x मिलेगा मुझे secant पाई बाई 3, secant 60 डिग्री 2। तो secant इनवर्स x पाई बाई 3 के इक्वल होता है 2 पे। तो ये जो इंटरसेक्शन है राइट वाले ब्रांच के साथ, वो 2 पे। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए जहां पे secant इनवर्स x पाई बाई 3 के ऊपर होगा? बड़े का मतलब क्या हो गया? ऊपर होना चाहिए। secant इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन पाई बाई 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो कहां कहां पे secant इनवर्स x का ग्राफ पाई बाई 3 के ऊपर जा रहा है। तो एक तो लेफ्ट वाला ब्रांच पूरा जो है वो पाई बाई 3 से ऊपर है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक। ये जो पूरा ब्रांच है लेफ्ट वाला, ये वाला, ये पूरा ही ब्रांच पाई बाई 3 से ऊपर है। बोलो है या नहीं? तो एक तो पूरा ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक अगर x को वेरी करेंगे तो secant इनवर्स x पाई बाई 3 के ऊपर रहेगा। और इधर हो गया कहाँ से कहाँ तक? 2 से इन्फिनिटी तक। 2 से इन्फिनिटी में जब जाएंगे, 2 से आगे, तो secant इनवर्स x का ग्राफ पाई बाई 3 के ऊपर रहेगा। तो दो पोर्शन मिल रहा है जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। एक तो ये मिल रहा है 2 से इन्फिनिटी वाला, 2 से इन्फिनिटी तक अगर आप ग्राफ देखें तो secant इनवर्स x का ग्राफ पाई बाई 3 के ऊपर है। और एक ये वाला हो गया जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 वाला। ये जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 का ग्राफ है, ये पाई बाई 3 के ऊपर है। बोलो क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये देखना था कि secant इनवर्स x पाई बाई 3 के ऊपर कब जा रहा है। तो secant इनवर्स x पाई बाई 3 के ऊपर रह रहा है अगर x या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में लेफ्ट वाले ब्रांच के लिए, या फिर x 2 से इन्फिनिटी में है, 2 से आगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल रही है वो या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में मिल रही है या फिर 2 से इन्फिनिटी में। यही डोमेन हो गया। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। आपको देखना था कि secant इनवर्स x पाई बाई 3 या उससे ऊपर कहाँ पे जाएगा। तो पाई बाई 3 या उससे ऊपर जाएगा। एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में पूरा ग्राफ जो है, पूरा ब्रांच जो है वह पाई बाई 3 से ऊपर है। और दूसरा 2 से इन्फिनिटी में, 2 से इन्फिनिटी में जो पूरा ब्रांच है वो पाई बाई 3 के लेवल से ऊपर है। पाई बाई 3 का लेवल कौन सा है? ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये पाई बाई 3 का लेवल है। तो आपको जो ग्राफ लेना है वो इसके ऊपर वाले लेना है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 3। बोलो क्लियर है? समझ में आया सभी को?
अब रेंज देखते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, क्योंकि सेकंड इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से पाई तक। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सेकंड इनवर्स एक्स को पाई/3 से कम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि पाई/3 से कम लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा भी है कि सेकंड इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई/3, यानी हम सेकंड इनवर्स एक्स को पाई/3 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम पाई/3 से कम लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। तो जो मिनिमम सेकंड इनवर्स एक्स हम ले सकते हैं वो पाई/3 ले सकते हैं, और मैक्सिमम सेकंड इनवर्स एक्स क्या ले सकते हैं, पाई, जो कि सेकंड इनवर्स एक्स का रेंज जो मैक्सिमम जाता है वो पाई तक जाता है। तो सीधी वैल्यू रखो इसमें। जब हम इसमें एफ एक्स में सेकंड इनवर्स एक्स की जगह पे पाई/3 रखेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा 0। बोलो क्लियर है? पाई/3 रख दिया तो मिनिमम मिल गया 0, और पाई रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा पाई-पाई/3 2 पाई/3। तो मैक्सिमम होगा इसका √2 पाई/3। आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है इसमें पहले सेकंड इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू रखी। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पाई/3 लेंगे, हम पाई/3 से नीचे लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो मिनिमम तो 0 हो गया। मैक्सिमम क्या हो गया, सेकंड इनवर्स एक्स मैक्सिमम पाई रख सकते हैं, पाई रखेंगे तो पाई-पाई/3 2 पाई/3 √2 पाई/3। तो रेंज हो गया 0 से लेकर √2 पाई/3 तक। बट इसमें से एक वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? जो कि सेकंड इनवर्स एक्स पाई/2 नहीं हो सकता। सेकंड इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है एक्सेप्ट पाई/2। यहाँ पे देखो सेकंड इनवर्स एक्स का रेंज आपने क्या लिखा था, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। तो पाई/2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे सेकंड इनवर्स एक्स को पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 माइनस पाई/3 आएगा पाई/6। तो वो वैल्यू आपको छोड़ना पड़ेगा √पाई/6। तो रेंज ये होगा 0 से √2 पाई/3 एक्सेप्ट √पाई/6। क्लियर? ये माइनस में करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ये पाई/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा है। जब हम सेकंड इनवर्स एक्स को पाई/2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू √पाई/6 आ रही है, जो आपको छोड़नी होगी। और लास्ट अब हम देखेंगे कोसेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ। y is equal to कोसेकंड इनवर्स एक्स। सेकंड इनवर्स की तरह ही कोसेकंड इनवर्स का भी डोमेन वही होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये यानी ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है। इट इज नॉट डिफाइंड बिटवीन -1 एंड 1। यानी इसके भी दो ब्रांचेज होंगे, एक ब्रांच होगा -∞ से -1 में, और दूसरा ब्रांच होगा 1 से इन्फिनिटी में। बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा -1 और 1 के बीच में। इसका जो रेंज होता है सेकंड इनवर्स एक्स का, ये होता है -पाई/2 to पाई/2 एक्सेप्ट 0। इसका रेंज -पाई/2 से पाई/2 तक है, बट 0 छोड़कर, 0 रेंज में नहीं है। और डेरिवेटिव होता है कोसेकंड इनवर्स एक्स का सेम वही जो सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, बट माइनस साइन के साथ, -1/mod x √x²। यह कोसेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। नौ ग्राफ देखते हैं इसका। सेम वैसे ही दो ब्रांच होगा इसका, एक 1 के आगे
और एक -1 के नीचे, -1 और 1 के बीच में कोई ब्रांच नहीं। पहले 1 के आगे वाला देख रहा हूँ। कोसेकेंड इनवर्स किसका ग्राफ ले रहे हैं हम? y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x का। कोसेकेंड इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये पॉइंट हो गया 1, π/2। जब हम x को 1 रखेंगे तो y π/2 आएगा। और चूंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ का जो दोनों ब्रांच होगा वो डिक्रीजिंग हो, यहाँ से डिक्रीज करता हुआ ऐसे 0 को अप्रोच करेगा। एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस को मिलेगा नहीं क्योंकि रेंज में इसके 0 नहीं है, रेंज इसका -π/2 टू π/2 है, एक्सेप्ट 0, 0 छोड़कर, तो 0 वाले लेवल को मिलना नहीं चाहिए। तो डिक्रीजिंग ब्रांच होगा, 1, π/2 से शुरू होगा और डिक्रीज करता हुआ 0 को अप्रोच करेगा, यानी डिक्रीज करता हुआ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, बट एक्स एक्सिस को मिलेगा नहीं कभी, एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। क्लियर हो गया ये तो हो गया राइट वाला ब्रांच। ऐसे लेफ्ट साइड पे थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा -1, -π/2। जब कोसेकेंड इनवर्स -1 लेंगे तो -π/2, और इधर से भी एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा यानी 0 का अप्रोच। ये इसके दो ब्रांचेस हैं। दोनों ब्रांचेस का एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस। जो राइट वाला ब्रांच है वो 1, π/2 से शुरू होता है और डिक्रीज करता हुआ एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, और जो लेफ्ट वाला ब्रांच है इसका बॉटम है -1, -π/2 पे, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे जाएंगे ये एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर? ये दोनों एंड इस पे इंक्लूडेड है, 1, π/2 एंड -1, -π/2। क्वेश्चन लिखिएगा। Find the number of solutions. Find the number of solutions of the equation 2 cosecant inverse x। बल्कि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बजाय ये लिखो, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 2x, सॉल्व द इक्वेशन 2 cosecant inverse x minus pi x इज इक्वल। सॉल्व करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फाइंड x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू πx/2। और अब आप दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू πx/2। और सिंपली ये देखो कि ये दोनों ग्राफ कौन कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे वही सॉल्यूशन हो जाएगा अगर वो पॉइंट हम फाइंड कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड कर पा रहे होंगे तभी हमसे सॉल्व करने के लिए कहा गया। अगर हम पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएँ तो वैसे केस में सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब देखते हैं, कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसी ग्राफ को यूज करते हैं। दूसरा हमें क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू πx/2 जो राइट साइड पे एक लाइन है। दूसरा हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू πx/2। ध्यान से देखेंगे, ये ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है x और y में तो ऑब्वियसली ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है।
और दिख रहा है कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा, चूंकि x 0 लेंगे तो y 0 होगा, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखो इसको 1 कॉमा पाई बाई 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर x को 1 लेंगे तो y पाई बाई 2 बनेगा, तो 1 कॉमा पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को। अगर आप इस लाइन में x की जगह पे 1 रख कर देखो तो x को 1 रखोगे तो y पाई बाई 2 होगा, तो 1 कॉमा पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर x को -1 रखो तो y माइनस पाई बाई 2 होगा, तो -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये तीनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन से 3 पॉइंट? ये वाला -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2, ये 1 कॉमा पाई बाई 2 और ये ओरिजिन। यानी इन तीनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा वही y इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 2 होगा। तो y इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 2 लाइन ऐसे होगा। बोलो क्लियर? तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 2। और ऑब्वियसली ये लाइन कोसेकेंड इनवर्स x को 2 बार मिल रहा है, एक 1 कॉमा पाई बाई 2 पे और एक -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2 पे, यानी 2 सॉल्यूशन है। अगर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 बोलोगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए कहा गया तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन हो गए 1 एंड -1, चूंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 1 एंड -1 ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आप सिंपली कह दोगे फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्वियस दैट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं, 1 एंड -1। बोलो क्लियर? और वैसे भी आप रख के देखोगे इक्वेशन में तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। x को 1 रखो तब भी सेटिस्फाई होगा और x को -1 रखो तब भी सेटिस्फाई होगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस कोसेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? बोलो कितने सॉल्यूशंस हैं? y इज इक्वल टू 3x² एंड y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x। ये दो ड्रॉ करना है। कोसेकेंड इनवर्स x तो अभी हमने ड्रॉ किया ही है। 3x² एक अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। ये पहले भी कहा है कि जब भी y इज इक्वल टू ax², a कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो अगर मैं दोनों ड्रॉ करूं, कोसेकेंड इनवर्स x तो मैं वही यूज कर रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये कोसेकेंड इनवर्स x है। नाउ नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 3x²। ये y इज इक्वल टू 3x²। अभी मैंने कहा कि एक अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। और देखो अगर इस पैराबोला में x को 1 रखो तो y 3 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा 1,3। और जो 1,3 पॉइंट होगा वो 1, पाई बाई 2 से काफ़ी ऊपर होगा। 1,3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। बोलो क्लियर है? x1 y3। तो जो पैराबोला होगा वो ऐसे होगा, एक्चुअली यहाँ से नीचे आएगा ऐसे और इसी तरह से इधर ऐसे रहेगा पैराबोला। बोलो क्लियर? तो ये हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू 3x²। और बड़ा क्लियर है कि ये पैराबोला कोसेकेंड इनवर्स x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक बार भी नहीं मिल रहा है। तो दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी जो हमें इक्वेशन गिवन था 3x² इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
क्लियर हो गया? ग्राफ सारे कंप्लीट हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा हो गया। मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी सारे सॉल्व कर लीजिए, जो डाउट्स वगैरह हैं पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट्स हैं। कुछ है पूछना तुम लोग को? कोई डाउट्स हैं?